नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हैं भाषा विज्ञान प्रकरण को, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग भाषा, प्रमुख बोलियां, अपभ्रंश भाषाएं, देवनागरी लिपि इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहें। सेशन को एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? देवनागरी लिपि का वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। कैसे? स्वर पहले, बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद अल्पप्राण। कौन सा होगा सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए? आप सभी लोगों को अपना जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 148 आपके समक्ष है। तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी कि स्वर पहले और बाद में व्यंजन, यही देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। उसके बाद में ब्राह्मी की उत्तरी शैली से, किससे? ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन नागरी या देवनागरी कहते हैं। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। कब? 7वीं-8वीं सदी में। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? हाफ एल नाइफ के में, कैट सी, जग जी में, फर्स्ट आर 8 GH में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से। मूक वर्ण मतलब साइलेंट जो वर्ण होते हैं। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी हाफ का एल और नाइफ में के ये क्या है? साइलेंट है, इसे मूक वर्ण कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अंग्रेजी अंक, यूनानी अंक, विदेशी अंक, अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है, माना गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, तथा भारतीय अंकों का रूप जो है कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। रामचंद्र शुक्ल, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या है आपका सही जवाब? उत्तर करना है आप लोगों को। किसकी परिभाषा है ये? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भाषाओं और विचारों की परस्पर अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, विनोबा भावे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं LT 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 152 का क्या का जवाब? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? काका
काले लकर जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, जयभट्ट। क्वेश्चन नंबर 153 का आप लोगों को उत्तर करना है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सटीक होगा, यानी देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच की है, नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी जो है भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और भोजपुरी किसमें है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। और जो भोजपुरी है ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी की बोली है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला आपका क्वेश्चन है, मैथिली बोली का क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। कौन सा नहीं है इनमें से मैथिली बोली का क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 155 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी मेरठ जो है ये मैथिली का क्षेत्र नहीं बल्कि ये खड़ी बोली का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है? असमिया, संस्कृत, हिंदी, नेपाली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? आपको अपना जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 156 का आप उत्तर दे रहे हैं विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी असमिया ये देवनागरी लिपि में नहीं है, बाकी संस्कृत, हिंदी, नेपाली ये सब देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। असमिया की अपनी लिपि बांग्ला है, कौन सी है? असमिया की अपनी लिपि बांग्ला है। इसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो होती है? संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है तो वो क्या है? संपर्क भाषा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास में जा, गा, का आदि ध्वनियाँ आई हैं? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 158 आपके सामने है। आपका इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी का, जा, गा ये ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं? संस्कृत से आई हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हड़ौती। कौन सी है प्रतिनिधि बोली दक्षिणी राजस्थानी की? तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? मालवी। आगे बढ़ेंगे हम सभी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी की बोली है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी की है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है, और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी
कहते हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। कौन सा इसमें है आपका सही उत्तर? तो क्वेश्चन नंबर 160 का आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी। तो उत्तर आपका सही होगा, यानी धौलपुर ये हाड़ौती का क्षेत्र नहीं है, और कोटा, बूंदी, झालवाड़ा ये सब हाड़ौती का क्षेत्र है जहाँ पे बोली जाती है हाड़ौती। फिर जो धौलपुर है ये मेवाती बोली का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, करौली आ जाता है, और कोटा, बूंदी, झालवाड़ा ये सब हाड़ौती बोली का क्षेत्र है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है विकल्प बी। तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यानी मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, मेरठ। फिर हरियाणा में हरियाणवी, दिल्ली में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, और ये सभी पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंहल लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने है। इसका जवाब आप लोग दे रहे हो विकल्प बी। तो उत्तर बिल्कुल आपका सटीक होगा, यानी सिंहल के लोग पाली को मागधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। कौन सा सही उत्तर है आपको फटाफट से सभी को बताना है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी। तो ठीक माना जाएगा, यानी जो है संस्कृत ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके समय को भी हम लोग जान लेते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी तक, प्राकृत प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने है। बिहार की तीन बोलियां यानी भोजपुरी, मगही, मैथिली को एक वर्ग बनाया है बिहारी, ये नाम किसने दिया है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित स्वरूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होती है उसे बिहारी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? 2, 6, 5, 7। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी। तो सही जवाब होगा, यानी 5 वर्गों में ग्रियर्सन जी ने राजस्थानी बोलियों को रखा है। आगे बढ़ेंगे हम सभी, कौन कौन से 5 वर्ग हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ। फिर है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती तथा आहिरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी, ढूंढानी तथा उसकी उपबोलियाँ आती हैं इसमें। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवी तथा रांगड़ी आती है। और दक्षिणी राजस्थानी इसमें निमाड़ी बोली तथा मेवाड़ी आती है। यही जो है 5 वर्ग हैं ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी के बोलियों के।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। कौरवी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। सही उत्तर आप लोगों को करना है इस क्वेश्चन का। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी पश्चिमी हिंदी में बघेली नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौरवी, इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं। जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। कौन सा होगा सही उत्तर? आप लोगों को फटाफट से बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब करना है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा। यानी पश्चिमी सीमा की मगही से किससे प्रभावित है? भोजपुरी से। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया आदि जिले आते हैं। मगही की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत बक्सर, सिवान, सारण आदि क्षेत्र आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? अस्कोली, वान बैडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिल क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 168 आपके सामने है, आप लोगों को उत्तर करना है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बहुत सही उत्तर होगा। यानी अस्कोली आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले करते हैं। फिर अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? 100 की संख्या के आधार पर शतम और केंटुम नाम से भारोपी परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है। किसने? अस्कोली महोदय ने। अगला प्रश्न है, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, डिंगल। क्या होगा सही उत्तर इसका? भाट भाषा किसे कहते हैं? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो सटीक होगा। यानी डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। किससे? राजस्थानी और अपभ्रंश से। जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। कौन सा आपका होगा सही उत्तर? तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, तो ठीक होगा, यही गलत है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों और उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक, ये गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, सही है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, सही है। भाषा व्यवहार सामाजिक है, ये भी बात सही है। आगे के क्रम में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343, 345, 349, 351। 171 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो बिल्कुल सटीक होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में आने वाली भाषाओं की व्यवस्था की गई है। फिर अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से
किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रशासकीय आयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वो राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, इसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, जनु ले निहार न लेह जीव हरहि तरासहि ताहि, इतनई बोल आव मुख करें तराही तराही। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 172 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा है विकल्पी, तो राइट होगा। अर्थात अवधि में है ये। जनु लेनिहार न लेह जीव हरहि तरासहि ताहि, इतने बोल आव मुख करें तराही तराही। यह अवधि का उदाहरण है। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ओकार बहुला बोली है। भोजपुरी एवं मैथिली मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है, और अपभ्रंश के अंतर्गत शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राचड़ महाराष्ट्री है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। तो क्वेश्चन नंबर 173 के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी ईश्वरी ये है बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली झांसी का क्षेत्र जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इसी प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की है बुंदेली में। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये सब किसके अंतर्गत आता है? खड़ी बोली के अंतर्गत, यानी विकल्प ए आपका उत्तर आया है, तो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है, जबकि आगरा, मथुरा ब्रजभाषा के क्षेत्र में आता है। इटावा, हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत कन्नौजी बोली के क्षेत्र में आता है। इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर ये सब अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने है। इसके लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यानी अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है, और बाकी कौरवी, हरियाणवी, मालवी में होता है ने का प्रयोग। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है,
पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी पावरी ये जो है बुंदेली बोली से संबंधित है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। पावरी जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित दतिया तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा सही उत्तर है आप लोगों का? तो क्वेश्चन नंबर 177 के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तमिलनाडु तो ठीक होगा, यानी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अंग्रेजी, कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत। किसका उल्लेख नहीं है संविधान की 22 भाषाओं में? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प ए यानी अंग्रेजी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएगा? इसके लिए कौन सा सही उत्तर है? 345, 351, 346, 344, 4। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा अनुच्छेद 344। क्या यह कहता है संविधान का अनुच्छेद कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में होगा? अनुच्छेद 346 में ऐसा उल्लेखित किया गया है। फिर जो है अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं का हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का उपयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। फिर हम सभी लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 4, 8, 2, 6। नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं भाषा के आधार पर? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प 2, तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक होगा। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के 2 भेद तो किए हैं, लेकिन कौन कौन से किए हैं? पूर्वी तथा पश्चिमी। कौन कौन से? पूर्वी तथा पश्चिमी। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों के सामने है। मसूद हसन खां ये हरियाणवी बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा, बोली, उपभाषाएं
अपभ्रंश भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में ज़रूर शेयर करते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा बढ़ाता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहकर सेशन को वॉच करते हैं। और मिलेंगे हम जो है आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।